चुन्नी है, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये सिर ढकने के लिए चुन्नी नहीं है, ये उन गद्दार नेताओं और अधिकारियों के लिए कफन है। ये हमारा कफन नहीं है। ये हमने सिर पर क्यों ढका है कि ये देश के हुक्मरानों, इस देश के नेताओं, इस देश के वरिष्ठ अधिकारियों, आज कान खोल कर सुन लो। मैं हरियाणा से शुरुआत करने जा रही हूं और ये कफन हम तुम वरिष्ठ नेताओं को मारकर आपको उठाएंगे। हम हम चैन से बैठने वालों में से नहीं है। हम हराम का खाने वाले नहीं हैं। हम सब कमा कर खाते हैं, हम मेहनत करके खाते हैं। हम लोग भले ही मजदूर हों, लेकिन हम स्वाभिमानी है। हमारा स्वाभिमान गिरा नहीं है। तुम नेताओं का तो स्वाभिमान गिरा हुआ है। तुम्हारी आत्माएं मर चुकी हैं, क्योंकि तुम दिन रात झूठ पर झूठ बोलते हो। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई के सहारे पर चल रहे हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ शक्ति होगी, और जहाँ शक्ति होगी वहाँ पूजा होगी, और इन भ्रष्ट नेताओं को झुकना पड़ेगा। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं आज दिल्ली के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप मुख्यमंत्री बनने से पहले लोकसभा में सांसद थे। आपका परिवार भी राजनीतिक है। मेरा गांव और मुख्यमंत्री का गांव मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका परिवार, इसका खानदान कैसा है। और मैं यह मांग करती हूं कि आप सांसद बनने से पहले और आज मुख्यमंत्री बनने तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो कि आपने कितना काला धन कमा लिया। आपने भंडार भर लिए हैं पैसे से। आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब जनता भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और आप ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और हरियाणा के बच्चे बच्चे की जुबान पर क्या है आपको पता होगा। मैं दिल्ली क्यों आई हूँ? हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा का वरिष्ठ मुख्यमंत्री मैडम सोनिया गांधी का कमाऊ पूत है। कैसे है कमाऊ पूत? हर महीने करोड़ों रुपए मैडम सोनिया गांधी के पास सूटकेस भरकर आते हैं, मुझे पता है। जो मैडम सोनिया गांधी की मंडली है, जिनके घेरे में वो रहती हैं, उनके पास भी हर महीने करोड़ों रुपए आता है। कम से कम 100 करोड़ रुपए महीना मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की नेता को देना पड़ता है, कांग्रेस की मुखिया को। इसलिए हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है। कितना धन आप कमाएंगे, कितने महल आप बनाएंगे, कितने फार्म हाउस आप बनाएंगे, कितने होटल आप बनाएंगे, कहीं तो सीमा होती होगी। अरे तुम बनाओ सब कुछ, लेकिन गरीब को मकान तो बनाकर दे दो, नौजवान को रोजगार तो दे दो, भूखों को रोटी तो दे दो। इतना तो आपका हक बनता है। आज जनगणना की बात चलती है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूँ पूरे देश में, लेकिन ये वरिष्ठ प्रधानमंत्री जाति के आधार पर जनगणना के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इन बेईमानों को पता है जिस दिन देश में जाति के आधार पर गणना होगी तो हमारे देश के गरीबों को पता चल जाएगा कि हम कितने हैं हिंदुस्तान में। और जिस दिन इनको पता चल जाएगा
अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री को भी उल्टा टांग देंगे। प्रधानमंत्री किसी के पेट से पैदा नहीं होता, ये राजाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। जब जनता वोट देती है तब पेटी से मशीन से प्रधानमंत्री निकलता है। हमारा गरीब लोगों का वोट, हमारा वोट और हमारे वोट के ऊपर ये बेईमान राज करें और गरीबों को जूते मारे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हरियाणा में एक नई चीज चल पड़ी, गोत्र विवाद, सर्वेखा पंचायत। आपने सुना होगा, देखा है आपने, हरियाणा में हिसार जिले में गांव मिर्चपुर में एक दबंग दलितों के घरों में आ गया और वहां कुत्ते ने उसको भौंक दिया। अब कुत्ते का काम है भौंकना, कुत्ता किसी को हार नहीं पहनाता। कुत्ते ने भौंका, उसने ईंट उठा के कुत्ते को मार दिया। अब कुत्ते ने उसको काट लिया। गुनाह किसका भाई? एक आदमी को, दबंग को कुत्ते ने काट लिया। अब किसी को तुम मारोगे, रिएक्शन तो होगा, वो तो जानवर है। और पूरे गांव के दबंग मिट्टी का तेल, पेट्रोल लेकर दलितों के घरों में घुस गए और बेचारे बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसी को नहीं छोड़ा। तेल छिड़क उनके घरों में आग लगा दी। 35-40 घर जलकर राख हो गए वहां पर। और कैसे हुए? हरियाणा की पुलिस जो वर्दी में गुंडागर्दी करती है, गुंडे तत्व है, उन लोगों ने गांव के अंदर खड़े होकर अपने सामने आग लगवाई। वहां के एसएचओ ने कहा कि मैं 1 घंटे का टाइम देता हूं, कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए मुख्यमंत्री को, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। एक हमारी नौजवान बहन जो अपाहिज थी, वो बाहर निकल नहीं सकी आग से, वो वहीं चढ़कर दफन हो गई। उसके फादर बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी बेटी को बचाना चाहा लेकिन नहीं बचा सके, वो भी वहीं दफन हो गए। 10-12 बच्चे और आदमियों को एक मकान के अंदर बंद कर दिया, तेल छिड़क के आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगा दी। वो बेचारे दीवार तोड़कर अधजुड़ से मरे नहीं, बेचारे बच गए। वो दीवार तोड़कर बाहर निकले। ये नंगा नाच हुआ हरियाणा में और हरियाणा का मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से देखता रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ। जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, मैं खुद गई, 6-7 गाड़ियां मेरे साथ, और मेरे को कहने लगे कि वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने कहा मेरा काम कर्फ्यू तोड़ना और तुम्हारा काम कर्फ्यू लगाना। और मैंने वहां जाकर एक-एक घर का मुआयना किया, एक-एक भाई से, हमारे गरीबों से बात की और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगी, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री फिर भी चुप रहा और क्या किया? एक दलित एमएलए जयवीर वाल्मीकि, उसकी ड्यूटी लगा दी कि तुम जाओ और समझौता करवा दो। पहले उनके घरों को फूको और फिर समझौता करवा दो। कौन सा कानून है भाई ये? कौन सी धारा है? और वो गया एमएलए, 1-1 लाख रुपया उनको दे के, दबा के, डरा के समझौता करवा दिया। लेकिन मैंने नहीं होने दिया। मैंने चैलेंज किया, प्रत्येक परिवार का जिसका घर जड़ा उसका पक्का मकान बना कर दो। जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए दो। जो मर चुके हैं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दो और उनको 15-15 लाख 10 लाख मुआवजा भी दो। ये मैंने मांग की और मैं चलती रही। और जब मैंने आंदोलन किया तो इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को
हमारे सामने झुकना पड़ा और झुक के राजीनामा नहीं, सबके मकान बनने लग रहे हैं वहां। सबको 16-16 लाख रुपए भी दे दिए, 2 दिन के अंदर सरकारी नौकरी भी दे दी। उन लोगों का भला हो गया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुख्यमंत्री किसी की सुनने वाला नहीं है। मैंने चंडीगढ़ में बोला था कि देश का राजकुमार उत्तर प्रदेश में जाता काफिला लेकर कि मैं दलितों का बहुत बड़ा मसीहा हूं, मैं दलितों के घरों में खाना खाऊंगा। और ढोंग करता है मिट्टी का तसला अपने सिर पर लेकर कि मीडिया में मैं छा जाऊं और मैं पूरे देश में ये हो जाए कि राहुल तो भाई बहुत बढ़िया आदमी है। मैं ये कहती हूँ इससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में। कांग्रेस के नेताओं के पास ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है। इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये ढोंगी है 1 नंबर के। ये वोट के लिए अपनी बेटी का रिश्ता भी कर सकते हैं जनता से, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन जिस दिन चुनाव हो जाएंगी, वोट डल जाएंगी, उस दिन ये रिश्ता भी तोड़ देंगे। इतने हरामखोर हैं ये लोग। इन्होंने जब से हमारा देश आजाद हुआ आज तक गरीब जनता के साथ ढोंग किया, फरेब किया, बेईमानी की। इनकी वोट के सहारे पर राजा बनते रहे और गरीबों को कुचलते रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को रहने पार्टी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैंने कहा सरोखा पंचायत के बारे में, ये बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो चुकी है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं कि कोई अपने ही गोत्र में शादी करे, बिल्कुल नहीं। ये परंपरा के खिलाफ है। अगर गोत्र में ही शादी करनी है तो क्यों दूर दूर लड़कियों के रिश्ते ढूंढते हो? अपने भाई से ही शादी कर लो। क्या जरूरत है बाहर जाने की? अपने घर में ही कर लो। ये बहुत खतरनाक चीज है गोत्र में शादी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी, जैसे मिर्चपुर में कांड हुआ और उसके बारे में सर्वेखा पंचायत हुई और पंचायत ने कहा कि जितने दोषियों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा करो। ये सर्वेखा पंचायत ने कहा। जो इंस्पेक्टर और तहसीलदार को हमने सस्पेंड करवाया, पंचायत ने कहा कि इनको बहाल करो। ये बड़े शर्म की बात है। मैंने चंडीगढ़ में जवाब दिया, मैं किसी बिरादरी जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं जातवाद में विश्वास नहीं रखती। मैं ये कहती हूं कि दलित कौन है? जिसको दबाया गया है वो दलित है, चाहे वो किसी बिरादरी का क्यों ना हो। पिछड़ा कौन है? जिसको व्यवस्था ने पिछड़ा है वही पिछड़ा है। मेरी लड़ाई अमीरों के खिलाफ है, गरीबों के हक में है। अमीर किसी बिरादरी का हो, अगर वो गरीब का शोषण करता है, मेरी उसके खिलाफ लड़ाई। और मैंने चंडीगढ़ में कहा सर्वेखा पंचायत को यही कहा कि तुम सफेद मंडा से पहनकर 500-400 इकट्ठे होकर और ये कह देते हो सर्वेखा पंचायत है और अनाप शनाप फैसले सुना देते हो। क्या मतलब है इस चीज का? और मैंने कहा एक भी रिहा नहीं होगा। जो सस्पेंड हैं उनको मैं टर्मिनेट भी करवाऊंगी, बहाल नहीं होने दूंगी जिन्होंने आग लगवाई। और सर्वेखा पंचायत पर एक बात कही, जाट समुदाय प्रभावशाली हरियाणा में। मैंने जाटों को कहा, जो दबंग है उनको कहा कि जाट समुदाय होश में आ जाए हरियाणा में। तुम तो 3 प्रदेशों में हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। लेकिन मैं दलित हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में हूं। और दलित समुदाय 16 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में। जिस दिन दलित और पिछड़ों की पूरे देश की महापंचायत मैंने बुला ली तो एक भी मडासे वाला अगर हरियाणा में मिल जाए मेरा नाम बदल देना। मैंने चैलेंज करके कहा और मैंने सरकार को भी कहा कि आज के बाद अगर हरियाणा
गरीब का घर जला तो 10 घर मैं खुद जाकर जला के आऊंगे, और उसका नतीजा क्या रहा आपको पता है। उसका नतीजा ये रहा कि 9 मई को मैंने 28 अप्रैल को बोला चंडीगढ़ में, और 9 मई को सर्वेखा पंचायत दोबारा हुई और पंचायत के नुमाइंदे जाकर दलितों के पैरों में पड़े और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि हमारी गलती है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे भाई हैं। और हम पंचायत का यह भी फरमान करते हैं, हरियाणा में किसी गरीब का घर नहीं जलेगा। ये क्यों हुआ? ये जब हुआ जब हमने इसका विरोध किया। जुल्म जहां भी हो सीना तान कर खड़े हो जाओ, मत डरो पुलिस की गोली से, मत डरो आंसू गैस से, मत डरो पानी की फुहारों से। जो पुलिस में है उनकी मजबूरी है, पुलिस वाले भी हमारे परिवारों से, वो भी हमारे जैसे हैं, लेकिन इनको जो आदेश ये भ्रष्ट नेता देते हैं ये अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ये किसी को मार के खुश नहीं। और जो लोग ठीक हैं उनके सहारे पर ये देश चला हुआ है, जो लोग सच्चे हैं उन्हीं के ऊपर ये देश चला हुआ है, नहीं तो अभी पता नहीं क्या हो गया। कितनी घटनाएं मैं आपको गिनाऊं, कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। आपको पता है 2 महीने पहले बाड़ू गांव में कांड हुआ। हमारी एक दलित महिला जिसकी उम्र 24 साल, उसका नाम पूनम, रात को 11 बजे पेट में दर्द हुआ, वो बेचारी पानी का लोटा लेकर बाहर चली गई और उसको दबंग उठाकर खेतों में ले गए। 6-7 बदमाशों ने उसके साथ मुंह काला किया, उसके हाथ पैर और मुंह को बांधकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया, जिसको सुबह लोगों ने लिया, वहां से उठाया, ढूंढते ढूंढते पहुंच। और उस लेडी को लेकर जब कैथल एसपी के पास गए, इतना मक्कार एसपी, उसने शिकायत सुनने से मना कर दिया। सिविल हॉस्पिटल गए, वहां दाखिल एक शराबी दबंग शराब पीकर रात को 10 बजे दलित बस्ती में घुस गया, और दलितों ने जाकर उसके घर में बताया कि तुम्हारा आदमी शराब पीकर बकवास कर रहा है। उसकी औरत आई, उसके भाई आए, औरत ने क्या किया, हाथ से घड़ी खोल ली, जेब से मोबाइल निकाल लिया और उसको वहीं छोड़कर भाग गए। वो जैसे उठे वैसे गिरे, उठते उठते जैसे वो गिरा तो उसको ईंट लगी सिर में, उसकी ज्यादा ब्लीडिंग हुई। तब दोबारा जाके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। वो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसको पटियाला लेके जाओ, हमारे बच्चे बाहर है, ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। 2 दिन दाखिल रहने के बाद वो दम तोड़ गया। शराबी आदमी था, पूरा गांव जानता है। लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया, 16 दलित परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया 302 का। आप देखिए कितना जुल्म है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर सके। 80 साल के 2 को भी मुजरिम बना दिया। जब हम वहां पहुंचे, हमने विरोध किया, एसपी को मैंने लिखित में भी दिया। मैंने कहा एसपी साहब होश में आ जाओ, आंख खोल कर देखो, अपने अधिकारियों को समझाओ, इंक्वायरी तो कम से कम सही करें। एक आदमी शराब पीकर मर रहा और 16 आदमी उसकी सजा काटे, ये न्याय नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं होने देंगे। और मैंने कहा जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, 16 लोगों को अंदर करवाया, उनके खिलाफ एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज करो, दलित उत्पीड़न एक्ट लगाओ। हमारे निर्दोष भाई सजा काट रहे हैं, जेल में पड़े हैं, और 80 साल के बूढ़े जेल में पड़े हैं। और मैंने ये भी कहा कि जिस दिन हमारे 80 साल के बूढ़ों में ये ताकत आ जाएगी, किसी दबंग की हत्या कर दें, तो दबंग हमारे ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। और मैं ये आपको भी कहना चाहती हूँ, 80 साल उम्र बहुत होती है,
जितना जीना था जी लिए। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करे तो उसका जवाब उसी तरीके से दो। सरकार के भरोसे मत बैठो, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार तो हम हैं, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सरकार तो मक्कारों की है, बेईमानों की है, रिश्वतखोरों की है। अब किसानों की बात करता हूं मुख्यमंत्री। एक बात और मैं रह गई, ये लड़का फोटो देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। 2008 में इस छोटे से बच्चे ने क्या गुनाह किया। 7-8 साल का बच्चा, गरीब परिवार का, एक जाट के घर में अमरूद का पेड़ लगा हुआ, दीवार से बाहर था और उसने एक अमरूद तोड़ लिया। अमरूद तोड़ के खा लिया बच्चा का, उसको पता नहीं था बेचारे को। उस बच्चे को अमरूद तोड़ने की इतनी सजा दी वहां के बेईमानों ने कि गले में पतला तार डाल के और जैसे कठपुतली को नचाते ऐसे उसको नचाते रहे। इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, इसकी आंखों में खून उतराया और ये लड़का बेहोश हो गया। जब बेहोश होके गिरा तो वो घबरा गए कि ये तो मर गया, हमारे सिर हो गया। उठा के उसको बाहर रोड पे फेंक दिया। और वो दलित परिवार 2008 की घटना आज तक दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। गांव में पंचायत बुलाई, इलाके का एसएचओ को भी बुलाया गया, लड़का भी वहीं था। लड़के ने कहा कि ये 2 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया है। एसएचओ कहता है कि लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए ये गलत नाम ले रहे हैं। और उल्टा क्या हुआ, जो लड़के का फादर था उसके खिलाफ 182 लगवा दी, मुकदमा दर्ज कर दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। और ये रिकॉर्ड है दुनिया भर के अखबारों में। आईजी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, जितने ये संतरी मंत्री हैं सबको लिख कर दे दिया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। जब मैंने ये मुद्दा उठाया है, अब इसकी जाकर सुनवाई होगी और मैं विश्वास दिलाती हूँ उन दबंगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और उत्पीड़न का एक्ट मैं लगवाऊंगी, तभी जाकर न्याय मिलेगा। वहां का मुख्यमंत्री किसानों की बात करता है कि मैं किसानों का नेता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसानों का नुकसान किया है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। कैसे किया? लोगों की जमीन एक्वायर की, 1 एकड़ का दिया 22 लाख और उसका CLU चेंज करके उद्योगपतियों को दिया 5 करोड़ का 1 एकड़। कितना बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, इससे बड़ा कोई नहीं। मुकेश अंबानी से मिलकर 25,000 करोड़ रुपया SEZ के नाम पर लिया रिश्वत, और उसमें से 10,000 करोड़ रुपया सोनिया गांधी को दिया, 5,000 करोड़ रुपया जो चापलूस टीम है सोनिया गांधी की उसको दिया, और 10,000 करोड़ रुपया खुद खा गया। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये दलाल है सोनिया गांधी का, जो दलाली करता है, किसानों की जमीन हड़पता है। जमीन किसान की माँ होती है, उसको भी इसने नहीं छोड़ा, तो कहाँ ये किसानों का इज्जत। आज मैंने आप लोगों को सब बातें बताई और मैं यहाँ की सरकार को, महामहिम हमारे देश की जो महाशक्ति है वो भी एक महिला है, लेकिन वो दूसरी बात है कि वो भी कांग्रेसी ही है, वो भी कांग्रेस में ही है, वो कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जब कोई ज्यादती हो और कोई राजा प्रजा को परेशान करे तो देश की महाशक्ति के कानों में हम बात डाल दें। आज मैं देश की महाशक्ति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा पाटिल को ज्ञापन देने आई हूं, जिसमें मैंने अपनी मांग रखी है
और हम कोई भिखारी नहीं हैं। हम किसी के घर से नहीं मांग रहे कुछ कि हम कोई बाबा हो और कमंडल आगे कर दिया कि आटा डाल दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो हक है, जो संविधान में बाबा साहब ने कानून बनाया है, कानून में क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 6 मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को चाहिए। मैं ये कहने आई हूं कि हमें जो संविधान में लिखा है उतना ही हमें दे दो, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमारा गुजारा हो जाएगा। 85वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू, लेकिन हरियाणा की मक्कार सरकार ने आज तक संविधान संशोधन लागू नहीं किया। कागजों में कहीं भी आप जाकर देखिए, सब वायदे लिखे हुए हैं। टीवी के ऊपर 100 करोड़ की ऐड देता मुख्यमंत्री और दिखाता कि मैंने प्लॉट दे दिए, मैंने गरीबी रेखा के कार्ड बना दिए। हकीकत अगर जाकर देखे कोई तो आंख खुल जाएगी। मैंने गांव-गांव का दौरा किया है। जिसकी 20 एकड़ जमीन, जिसके घरों में एसी लगे हुए, उनके गरीबी रेखा के कारण 2 औरतें विधवा, जिनका कमाने वाला भी नहीं, छोटे बच्चे, उनके नाम काट दिए। ये हालात है हरियाणा की। और 100 गज के प्लाट मुख्यमंत्री ने पिछली योजना में अपनी मैडम सोनिया गांधी को पानीपत के परिषद गांव में बुलाया और 12 आदमियों को 100 गज के प्लाटों के सर्टिफिकेट दिए, रजिस्ट्री दी कि हमने पूरे हरियाणा में दे दिए। मैडम का मक्खन लगा दिया, मैडम खुश। ये नहीं देखा प्लाट दिए या नहीं दिए। आज भी जाकर इंक्वायरी करो, हरियाणा के किसी गांव में भी अगर गरीब भूमिहीनों को प्लाट मिले हो तो हम राजनीति नहीं करेंगे। किसी को प्लाट नहीं मिले, किसी के कार्ड नहीं बने। पेंशन योजना, 60 साल के ऊपर लोगों को पेंशन मिलती है। और हालात क्या है? जो 50 साल के दबंग जमींदार पैसे वाले वो पेंशन ले रहे हैं और हमारे गरीब 80-80 साल के धक्के खा रहे, उनको पेंशन नहीं मिल रही। अरे डूब कर मर जाओ कांग्रेसियों, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, बेशरम हो तुम। तुम्हें लाज नहीं है गरीबों की, तुम्हारे अंदर दर्द नहीं है, तुम संवेदनहीन हो चुके हो। तुम्हारा प्रशासन बिकाऊ है, दलाल है सरकार के, डूब के मर जाना चाहिए। आज मेरी मांगे हैं, अगर 1 महीने के अंदर जो हमारी मांग है सरकार ने पूरी नहीं की तो वो दिन दूर नहीं, मैं दिल्ली के तख्त के ऊपर ऐलान करके जाती हूँ। 1 महीने में हमारी मांग पूरी नहीं की तो हरियाणा में वो आग लगेगी, वो चिंगारी सुलझेगी कि हिंदुस्तान की ताकत उसको बुझा नहीं सकती। ये मेरा चैलेंज है। मैं गरीबों की हकों की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरे जितने नौजवान भाई, खासकर बुजुर्ग जो बेचारे पैदल चलकर आए हैं, परेशान होकर आए हैं, बहुत से लोगों के पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस दिन मेरे हाथ में ताकत आई, जो छाले आपके पैरों में पड़े हैं उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इन भ्रष्टाचारियों को मैं बख्शूंगी नहीं, एक को भी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो। अगर कोई मर भी गया तो उसकी कब्र खुदवा कर उसकी हड्डियों से हिसाब में ले लूंगी, दे लूंगी। और वो दिन दूर नहीं, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, 101% होगा। आज भी सरकार कांग्रेस की नहीं है, सब जानते हैं। आज भी सरकार कांग्रेस
पैसे के बल पर एक एक एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए देकर सरकार बनाई हुई है। ये सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये पैसे की सरकार है। और वो पैसा किसका है? हमारे गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई, जिसको भूपेंद्र हुड्डा पानी की तरह बहा रहा है। समय आने दो, सबका जवाब लिया जाएगा। और मैं आप लोगों ने इतने हौसले से, इतनी मजबूती से, जितने लोग हम रोहतक से चले, एक भी कम नहीं हुआ, एक ने भी हिम्मत नहीं हारी। सब के सब अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे। और वहां की सरकार को क्या था कि भी जा रहे हैं, बीच में रुक जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जता दिया कि हम तुम्हारे की तरह हराम का नहीं खाते, हम मेहनत कश हैं, हम सच्चे हैं, हम स्वाभिमानी हैं, और जो हम ठान लेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे। और आपने ये करके भी दिखा दिया। मैं आप सभी का, जनता का, मेरी माताओं का, बहनों का, मेरे जितने पार्टी के नेता हैं, उन सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, समय आने पर आप लोगों को इसका इनाम दिया जाएगा। कि आप याद रखिए, घर घर से एक एक को बुलाकर मैं सम्मानित करूंगी आप लोगों को। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, सबकी मैंने लिस्ट बनवाई है महिलाओं की। ये आपकी कमाई है। जैसे आज पेंशन मिलती है ना, कि भी देश को जिसने आजाद कराया, स्वतंत्रता सेनानी, उनको पेंशन मिलती है। ऐसे ही हरियाणा के भ्रष्ट लोगों को कुर्सी से हटाने के लिए और हरियाणा की गरीब जनता को आजादी दिलाने के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए योजनाएं बनेंगी और आपको भी इसकी पेंशन मिलेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ जब से हमने दिल्ली में एंट्री किया, दिल्ली पुलिस का हमारे को बहुत सहयोग मिला, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया उन भाइयों ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग बड़े प्यार से अनुशासन में रहकर जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। आपने अपनी आवाज को बड़ी दबंगता से उठाया है, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग यहाँ लाइन में बैठ जाएं, सबके सब आपके लिए खाने के पैकेट तैयार हैं।